संभवतः बात कर सकते हैं। ये लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा पैनल है। आज हर कोई समझना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि हो क्या रहा है दुनिया में, आगे क्या होगा, क्या यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा, भारत का क्या रुख रहेगा। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त लाइव हैं, स्वास्थी राव जी हैं फेलो IDSA, और साथ ही मेरे साथ एम्बेसडर गुरजीत सिंह फॉर्मर डिप्लोमेट, वो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुका है। लेकिन जनरल प्रसाद, हो क्या रहा है सर? भारत का क्या रुख होगा, आगे दुनिया में क्या होगा? नेटो ने इंटरफेयर नहीं किया तो क्या यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा? आप किस तरह से देख रहे हैं सर? जनरल प्रसाद। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन साहब ने एक बड़ा सोच विचार करके अपना एक प्लान बनाया है, जिसमें पॉलिटिक्स शामिल है, जिसमें डिप्लोमेसी शामिल है, जिसमें इकोनॉमी शामिल है और जिसमें मिलिट्री फोर्स शामिल है। रशिया बहुत दिन से कह रहा है कि नाटो फोर्सेस को फर्दर ईस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब नाटो फोर्सेस की कोई अहमियत नहीं रही है और नाटो फोर्सेस को यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि डिसबैंड कर देना चाहिए। अगर नाटो फोर्सेस और ईस्ट की तरफ आईं और यूक्रेन को उन्होंने मदद की, यूक्रेन को उन्होंने नाटो का मेंबर बनाया, तो जो रेड लाइन है वो बिल्कुल रशियन बॉर्डर पे आ जाएगी और वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बात उन्होंने क्लियरली बहुत दिन से कह रहे हैं कि अब आप इसको यहीं रोक दीजिए, यूक्रेन के अंदर मत जाइए, यूक्रेन को आप नाटो में शामिल नहीं कर सकते, चाहे वो चाहें या न चाहें। ये हमारी रेड लाइन है, इसको अगर आप करेंगे तो हम आपको यूक्रेन का जो शासन है उसको बदल देंगे, चाहे फोर्स ही हमें क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। ये बात बहुत दिन से चल रही थी, लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। वेस्टर्न पावर्स ये सोच रही थी, अमेरिका और यूरोपियन नाटो कंट्रीज़, कि हम अगर नाटो को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो कह देंगे कि यूक्रेन से कि आप चिंता ना करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपनी जगह डटे रहें, हम आपको नाटो की कंसिडरेशन करेंगे। तो ये बात रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है। रशिया ने इसकी युद्ध की तैयारी काफ़ी दिन से चल रही है और उसका एक प्लान बन चुका है। आज भी रशिया कहता है कि आप बात मान जाइए, नहीं तो ये यूक्रेन कुछ ही घंटों में हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और फिर आपकी कोई इसमें हालत नहीं बन सकती। देयर इज़ नो वे नाटो कैन हेल्प। देखिए, नाटो इज़ यूक्रेन इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो, इसलिए नाटो यूक्रेन के अंदर जा नहीं सकता, वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड वो लगा नहीं सकता, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं भेज सकता, कोई अपना सामान ट्रुप्स के साथ नहीं भेज सकता। हालांकि छोटा मोटा सामान जो मिलिट्री एड है वो देता रहेगा, कुछ पैसा वैसा देता रहेगा। और इस वक्त अगर हमसे पूछें आप, तो नाटो के पास कोई विकल्प ही नहीं है। ना तो वो फिजिकली यूक्रेन के अंदर जाके यूक्रेनियन फोर्सेस को मदद कर सकते हैं, ना ही वो रशिया के बरखिलाफ एक नया फ्रंट खोल सकते हैं। और पुतिन ने बड़ा क्लियरली कहा है कि देखिए, मैं यही नहीं चाहता कि बड़ी हानि हो, लोगों की मौत हो, सिविल पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो, जो वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय हो। मैं चाहता हूँ आप शांति से मान जाइए। इसीलिए उसने ईस्ट की तरफ जो DNL के एरियाज़ हैं उनको एक लिबरेट कराया है। वहाँ से जो सेपरेटिस्ट हैं वो रशियन फोर्सेस के संग मिल के अब यूक्रेन के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अभी तक रेगुलर फोर्सेस जो रशिया की हैं वो फुल्ली ऑपरेशनल तो हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। देखिए, आजकल के ज़माने में रशिया ने जो, अगर आप नक्शा देखें तो पूरी जो उनकी फ़ौज है इन कॉम्बैट ग्रुप्स एंड कॉम्बैट टीम्स, टास्क ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, उन्होंने पूरा बेलारूस से लेके क्रीमिया तक एक पूरा नक्शा बनाया है। वहाँ पे वेरियस एरियाज़ पे उनके वेरियस टास्क फोर्सेस, जिसको हम कॉम्बैट कमांड और कॉम्बैट ग्रुप्स कहते हैं, उसमें टैंक्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं और सब चीज़ें होती हैं जो एक फोर्स को चाहिए। तो इस वक्त चारों तरफ से, यानी कि फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम बेलारूस टू क्रीमिया, पूरा इलाका में उनके पूरे, जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड असेंबली एरियाज तैयार हैं। वहाँ से किसी टाइम भी वो अनलीश कर सकते हैं। उनका पर्पज़ ये है कि हम कम से कम नुकसान करें। तो पहले शायद साइबर वॉर और करेंगे, फिर उसके बाद कुछ शायद मैं समझता हूँ कि जो उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, सिंगल उनका पॉइंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि किसी तरह कैपिटल को हम कब्जा कर लें विदाउट कॉजिंग एनी कैजुअल्टीज। उसके लिए हो सकता है वो पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल करें। अब आपको मालूम है उनकी एयर स्पेस तो बंद हो गई है, उनका जो एयर बेस है मुश्किल कीव से करीबन 25-30 यानी 15-20 मिनट का फ्लाइंग टाइम होगा मुश्किल से। तो हो सकता है कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे कुछ पैरा ड्रॉप कर दें या हेली ड्रॉप कर दें। कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं टीवी में, मैं मानता नहीं वो सच है कि झूठ है, हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ भेजे, हेलीकॉप्टर गन शिप्स, तो हो सकता है हेली ड्रॉप भी हो सकती है। उससे क्या होगा कि बिना लड़ाई किए कुछ हेली फोर्सेस वहाँ पे कब्जा करेंगी और उसका कल सुबह तक टैंक फोर्सेस और इन्फेंट्री के साथ लिंकअप हो जाएगा।
तो मैं समझता हूँ कि एज़ फार एज़ पॉसिबल जो टैक्टिक्स, जो स्ट्रैटेजी पुतिन साहब ने बनाई है और जो उनकी मैनूवरिंग होगी इन टैक्टिकल ग्रुप्स की, वो टारगेट ओरिएंटेड होगी। चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके हमारा फेस टू फेस कॉम्बैट यूक्रेनियन फोर्सेस के संग नहीं हो। इससे पहले वो एयर स्पेस को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेंगे। आप आज ही देख रहे हैं कि कोई एयरक्राफ्ट की मूवमेंट वहाँ नज़र नहीं आ रही है, एयर स्पेस बंद हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जितने उनके हवाई अड्डे हैं, चाहे टैक्टिकल हों चाहे सिविलियन हो, उनके ऊपर एक तरह से पाबंदी लग गई है। देयर इज़ कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी ऑफ द रशियन एयरफोर्स। उसके बाद आप देखेंगे कि उनके टैंक फोर्सेस ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, वो एक टास्क ओरिएंटेशन से जाएंगे और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनको सपोर्ट मिलेगी हेलीकॉप्टर गन शिप से। तो मैं समझता हूँ कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है रशिया की, वो कहीं ज़्यादा है यूक्रेन से। यूक्रेन उसके सामने कहीं मिलिटरीली स्टैंड नहीं कर सकता। अगर अनलीश कर दिया पूरी फोर्स, जिस तरीके से बॉर्डर पर वो कॉम्बैट ग्रुप से तैयार है मिशन ओरिएंटेड, तो यूक्रेन ज़्यादा घंटे नहीं रह पाएगा। और अगर उसने कोई थर्ड डायमेंशनल किया, जिस तरह की हेली बोर्न फोर्सेज या पैराट्रूपिंग फोर्सेज, तो शायद और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक वो अपना पंजा शक्त कर रहा है, ही इज़ टाइटनिंग द न्यूज़, और वो दिन पे दिन कह रहा है, एवरी आवर ही सेइंग कि हमारी बात मान जाइए, नहीं तो हम लड़ाई पर हमें उतरना पड़ेगा। और ये टाइट करता जा रहा है। इस समय मैं समझता हूँ कि जो अलाइड फोर्सेस है, जिसको अलाइड कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, या जो नेटो फोर्सेस है, जो अमेरिका है, उनको इस समय ये हरकत करनी चाहिए कि किसी तरीके से बातचीत डिप्लोमेटिकली फिर शुरू हो जाए। इसका एक ही विकल्प है, दिस मैटर कैन ओनली बी रिजॉल्व बाय टॉक्स एंड बाय डिप्लोमेसी। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आपने ये सवाल पूछा था कि इंडिया का, देखिए, इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ रशिया, इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। द टू कंट्रीज आर इन एनिमिटी टुडे, आर इन कॉन्फ्रंटेशन टुडे। हम किसी का हिस्सा नहीं ले, किसी का पक्ष नहीं ले सकते। वी आर न्यूट्रल। ये हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिया, आज शाम को रक्षा मंत्री ने कह दिया, और मैं समझता हूँ जो भी आप बात कर रहे थे, CCS की मीटिंग हुई हो, उसमें भी यही फैसला हुआ होगा। अभी मालूम नहीं क्या फैसला हुआ, कि शायद हमें इसमें बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी है। हम तो यही कहते रहेंगे कि इसको किसी तरीके से लड़ाई मत कीजिए, लड़ाई से बड़ा नुकसान होगा, इकोनॉमिक नुकसान होगा पूरे विश्व के अंदर। आज आप देख रहे हैं कि इंडिया से लेके यूरोप से लेके अमेरिका की एवरी स्टॉक मार्केट हैज़ ड्रॉप्ड कंसिडरेबली, और ऑयल प्राइसेस हैव गॉन बियॉन्ड $100। तो ये कहाँ जाकर रुकेगा? अगर अगले 3-4 दिन में पूरा युद्ध शुरू हो गया तो तमाशा बन जाएगा। रशिया इज क्वाइट केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग सैंक्शंस। देखने को लग रहा है कि अगर नेटो ने इंटरफेयर नहीं किया या वेस्टर्न कंट्रीज ने इंटरफेयर नहीं किया, ये चीजें इस तरह से आगे बढ़ती रही स्वास्थ्य राव जी, तो मतलब यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। या आगे आप क्या देख रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज का रोल, नेटो का रोल क्या होगा, नहीं होगा, आपको क्या नजर आ रहा है स्वास्थ्य जी? देखिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस बात की विवेचना कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि रूस की जो सेना है और उसकी कितनी मिलिट्री, मतलब जो न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी है वो कितनी ज़्यादा है, और यूक्रेन उसके सामने टिक नहीं सकता। ये बात ऑब्वियस है, ये बात सब लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को कुछ एक बातें इसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो डिमांड है रूस की कि नेटो हमें ये गारंटी दे कि वो यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बनाएगा, पहले इस बात को समझें कि जब से 2